वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम ITR 4 की शुरुआत करेंगे। हमने आपको ITR 1 सहज कल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने आपको चालान की डिटेल के बारे में भी आपको बताया था। ठीक होगी बात। हमने आपको कल ये बताया था कि ITR 1 में कौन कौन सी इनकम शो होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कुछ डिडक्शंस वगैरह की डिटेल जाती है, टोटल इनकम आती है, टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है और वो टैक्स चालान 280 के जरिए जमा होता है। ये वाली बात हमने कल तक आपको बताई थी। अब आज हम ITR 4 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब ITR 4 सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ITR 4 क्या होता है। ITR 4 का नाम रखा गया है सुगम। ITR 1 का नाम रखा गया था सहज और ITR 4 का नाम रखा है सुगम। कौन लोग इस ITR को फाइल कर सकते हैं? हर इंडिविजुअल इस ITR को फाइल कर सकता है, हर HUF फाइल कर सकता है और हर फर्म कर सकती है अदर देन LLP। LLP के लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल होता है? ITR 5 एप्लीकेबल होता है। ITR 5 बेसिकली फर्म के लिए भी होता है और LLP के लिए भी होता है। यहाँ पर फर्म ITR 4 भी कर सकती है और 5 भी कर सकती है, लेकिन 4 फाइल करते समय कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो ही फर्म 4 फाइल कर पाएगी, अदरवाइज फर्म के लिए हमेशा ITR 5 ही एप्लीकेबल होगा। और LLP के लिए भी कौन सा होगा? ITR 5 होगा। ठीक होगी बात। ये रेजिडेंट होनी चाहिए, मतलब हर इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा, हर HUF रेजिडेंट होगा और हर फर्म HUF होगी। अगर मान लो नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा? तो इंडिविजुअल अगर नॉन रेजिडेंट है तो ITR 2 फाइल करेगा, HUF अगर नॉन रेजिडेंट है तो 2 या 3 फाइल करेगा। सॉरी, मैं यहाँ 2 नहीं बोलूंगा बल्कि मैं 3 बोलूंगा। फर्म अगर कोई है तो वो ITR 5 फाइल करेगी। ठीक हो गई बात। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो रेजिडेंट होनी चाहिए, मतलब एक देसी आदमी होना चाहिए। और देसी आदमी वो होता है जो कि 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे किया होता है। ठीक हो गई बात। चलिए, हर HUF करेगी, हर फर्म करेगी। ठीक हो गई बात। अदर देन LLP ही फाइल करेगी। LLP कौन सा करेगी? ITR 5 फाइल करेगी। टोटल इनकम 50 लाख होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन तो ITR 1 में भी थी कि इनकम 50 लाख होनी चाहिए। अगर मान लो 50 लाख हो से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ITR 3 फाइल करो, या अगर फर्म है तो ITR 5 फाइल करो। ठीक हो गई बात। आपकी इनकम किससे होनी चाहिए? या तो बिजनेस से हो और या प्रोफेशन से हो। अब इसकी एक परिभाषा बताई गई है, कौन क्या बिजनेस होता है, क्या प्रोफेशन होता है। ठीक हो गई बात। या तो आपकी इनकम सेक्शन 44 AD में टैक्सेबल होने वाली हो, या आपकी इनकम 44 AD A में टैक्सेबल होने वाली हो, या फिर आपकी इनकम 44 AE में टैक्सेबल होने वाली हो। ये तीनों सेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक हो गई बात। और एक बात जो कि इस साल से ऐड करी है वो ये ऐड करी है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है सेक्शन 112A का, लेकिन अप टू 1.25 लाख होना चाहिए। 1.25 लाख इसलिए लिखा क्योंकि 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो मतलब एग्जेम्प्टेड वाला कैपिटल गेन होना चाहिए, तभी आप ITR 4 फाइल कर पाएंगे। अभी मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली बात आपको पढ़ाई नहीं है, ये ITR 2 पढ़ाते समय आपको बताई जाएगी और ITR 4 के बाद अगला टॉपिक ITR 2 ही है। ठीक हो गई बात। चलिए, और कौन लोग इस ITR को नहीं फाइल कर सकते? अगर कोई कंपनी में डायरेक्टर है तो इस रिटर्न को नहीं भर सकता। अगर उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो वो नहीं भर सकता। अगर वो उसने ई सॉप्स लिया है तो वो नहीं भर सकता। या अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो नहीं भर सकता। या अगर उसकी एसेट्स फॉरेन में है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मान लो एसेट्स आउटसाइड इंडिया है या फिर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया है, तो भी वो इस ITR को नहीं भर सकता। बोलो, यहां तक की बात समझ में आई? इतनी बात को पढ़ने से एक बात हाईलाइट हुई, वो ये कि बिजनेस और प्रोफेशन वालों को इंक्लूड कर लिया। ITR 1 में जिनको नहीं किया था, ITR 1 में जिनको नहीं किया था उनको 4 में इंक्लूड कर लिया। बोलो, इतनी बात तो समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ठीक है, चलिए। चलिए,
उसके बाद वाली कहानी बिल्कुल ऐसे ही रहती है कि क्या आप टैक्सेबल इनकम से ऊपर आते हैं तो फिर इन ऑप्शंस को चुनिए, या आपकी इनकम इस किसी भी कंडीशन में आती है तो फिर आप ऑप्शन चुनिए, या फिर अदर्स। ठीक है, वो क्या थी? वो यही थी कि भैया अगर आपका जो टोटल एग्रीगेट बिजली के बिल पे खर्चा है वो 1 लाख 2 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रैवल का खर्चा 2 लाख से ज्यादा, बिजली के बिल का खर्चा 1 लाख से ज्यादा, और आपने अगर टोटल अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया तो भी आ जाइए, और कोई और सेक्शन अगर एप्लीकेबल होता है तो भी आ जाइए। ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। बोलिए, ये बात समझ में आई? ये वाली बातें तो हमने पढ़ रखी हैं। चलिए, सेम है, जैसे वहां पर था वैसे यहां पर है। और अदर्स मतलब वॉलेंट्री। बेसिक एग्जामिशन लिमिट हमारे यहाँ कितनी है? 2.5 लैक्स या 3 लैक्स। इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन चुन लीजिए, नहीं है तो नीचे वाले में से कोई एक चुन लीजिए, अदरवाइज अदर्स का ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक हो गई बात? चलिए, अब कौन कौन सी इनकम इस आईटीआर में शो की जा सकती है? सैलरी की इनकम जैसे आईटीआर 1 में थी वैसे ही आईटीआर 4 में है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जैसे आईटीआर 1 में थी वैसे आईटीआर 4 में है। अदर सोर्स की इनकम जैसे आईटीआर 1 में थी वैसे ही आईटीआर 4 में है। एग्जेम्प्ट इनकम जैसे आईटीआर 1 में थी वैसे आईटीआर 4 में है। कोई चेंज नहीं हुआ किसी तरह का। सिर्फ अगर चेंज हुआ तो वो ये हुआ कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और ऐड कर दिया गया, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को ऐड कर दिया गया। अब ये इनकम क्या होती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, और अब डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप सभी का अटेंशन भी चाहिए हमें। चलिए, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम है हर्ष इंटरप्राइजेस। क्या नाम है? हर्ष इंटरप्राइजेस। और ये प्रोपराइटर हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे क्लाइंट हैं हर्ष इंटरप्राइजेस, ये इनकी फर्म का नाम है। और और प्रोपराइटर का नाम है हर्ष भार्गव। और उनका एक काम है, वो ये है कि किताबों को बेचना, स्टेशनरी को बेचना और कॉपी को बेचना, 3 तरह का काम ये करते हैं। या तो ये बुक्स बेचते हैं, या ये स्टेशनरी बेचते हैं, और ये साथ में कॉपी बेचते हैं, क्लासमेट वगैरह की कॉपी बेचते हैं, टेक्स्ट बुक बेचते हैं, सारी पढ़ाई लिखाई की जितनी भी किताबें आती हैं सब कुछ बेचते हैं। ठीक हो गई बात? चलिए, बिजनेस कोड क्या होता है आपको एक बार फारी तौर पे बता देते हैं। जैसे मान लो कि ये किताबें सेलिंग करते हैं, तो इसका वहां पर कुछ कोड होगा, वो आपको कोड डालना है। वो कोड कैसे मिलेगा ये आपको बता देंगे जब जब आपको आईटीआर का प्रैक्टिकल लेक्चर लेंगे। ठीक है, मान लो आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका कोड अलग होगा। किसी चीज का रिटेल करते हैं, उसका कोड अलग होगा। होलसेल करेंगे, कोड अलग होगा। सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोड अलग होगा। तो हर अलग अलग चीज का अलग अलग कोड होगा। जो क्लाइंट आपका जो काम करता हो वो वाला कोड आपको वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ बुक सेलिंग का काम है और उसका कोड ये है। और ये किस चीज का बेसिकली कोड है? ये कोड है रिटेल सेल ऑफ, रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स, रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स, इसका ये कोड है। हो सकता है बुक का वहां पर कोड ना हो, बहुत सारी ऐसे कोड होंगे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनको हम कहां पर डालेंगे? रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स 09028 में। ठीक हो गई बात? चलिए, कोड हम आपको बता देंगे जब लाइव लेक्चर लेंगे, जब हम आपका प्रैक्टिकल लेक्चर लेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं कि बिजनेस क्लास का आईटीआर किस तरह से दिखाया जाए। ठीक हो गई बात? मान लीजिए कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो हैं हर्ष भार्गव, और उनका किताबों का काम है, और वो पर ईयर 20,000 किताबें, 20,000 किताबें खरीद लेते हैं और बेचते हैं। मतलब 20,000 किताबों का काम है, और 20,000 किताबें पूरे साल में ये खरीदते और बेचते रहते हैं। और एक किताब जो ये खरीदते हैं वो 400 रुपए की एक पड़ती है। तो टोटल 80 लाख रुपए का माल ये खरीद लेते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं।
इसको हम बोलेंगे परचेज करते हैं। ठीक होगी बात। फिर यही 20,000 बुक्स वो बेच देते हैं, कितने में? 500 रुपए में। 400 का माल खरीदते हैं, 500 रुपए में बेच देते हैं। तो टोटल कितने का माल बेचते हैं? 1 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं। कितने का बेचते हैं? 1 करोड़ रुपए का माल बेच देते हैं। तो ये 1 करोड़ क्या होगा? ये 1 करोड़ होगा सेल। ये 1 करोड़ होगा सेल, टोटल टर्नओवर। क्योंकि 1 करोड़ का माल बेचा है तो 1 करोड़ सेल हो गई, और 80 लाख रुपए की परचेज हो गई। तो 1 करोड़ में से जब 80 लाख माइनस होगा तो बचेगा 20 लाख रुपए। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्रॉस प्रॉफिट। ठीक होगी बात। 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इन्हें किताबें बेच करके, ये बात हमें समझ में आती है। 20 लाख रुपए का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इन्होंने अपनी एक दुकान खोली हुई है। उस दुकान में ये उस दुकान में ये दुकान का रेंट देते हैं। उस दुकान में ये बिजली का बिल का खर्चा करते हैं। उस दुकान में ये टेलीफोन का खर्चा करते हैं। कुछ स्टाफ को सैलरी देते हैं। कुछ डेली वेजेस पर लोग आते हैं, उन्हें वेजेस देते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, भाई किताबें लाएंगे, भारी भारी बंडल होते हैं, तो उसको पिकअप में लेकर के आते हैं, टाटा एस में लेकर के आते हैं। वो जो गाड़ी होती है उसमें लेकर के आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। मान लो 15 लाख रुपए का एक लोन ले रखा है, उस लोन पर ब्याज का भी खर्च होता है। उस लोन पर ब्याज का भी खर्च होता है। वो ब्याज वो ब्याज मान लो कुछ ब्याज आता है उसका, ठीक है। सॉरी, 15 लाख रुपए यहां पर ब्याज नहीं है। मान लो कि कुछ एक अमाउंट, एक्स अमाउंट ब्याज पर ले रखा है, उसमें ब्याज का भी खर्च आता है। अब मान लो ये किराया, ये दुकान का बिजली का बिल का खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का खर्चा, ये सैलरी का खर्चा, सब कुछ मिला जुला करके टोटल 15 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है। इसे क्या बोलेंगे? टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस। तो हमारे पास अब नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? क्या 5 लाख रुपए बचेगा? क्या 5 लाख रुपए बचेगा, बताओ। हाँ, 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि 20 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट था, माइनस 15 लाख रुपीज जो कि और खर्चे थे, और अब हमारे पास प्रॉफिट आता है 5 लाख रुपए का। क्या 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए से कम है? क्या 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए से कम है? द आंसर इज यस। इसका मतलब कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इस तरह का हम एक आईटीआर भर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है बच्चों कि 1 करोड़ का सेल जैसे ही टच करती है तो गवर्नमेंट कहती है अब ऑडिट कराओ। गवर्नमेंट कहती है अब ऑडिट कराओ। और ऑडिट कराने के पहला जो रूल है वो ये है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। ऑडिट कराने का जो पहला रूल है वो ये है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? अपनी कैश बुक मेंटेन करो, अपना लेजर मेंटेन करो, जर्नल एंट्री मेंटेन करो, बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करो, सारे खर्चों का रिकॉर्ड रखो, कितना किसको रेंट दिया उसका रिकॉर्ड रखो, बैंक से पेमेंट करो, कैश में नहीं कर सकते। बिजली का बिल संभाल के रखो, बिजली के बिल का पेमेंट बैंक से करो, कैश में नहीं कर सकते। टेलीफोन का बिल संभाल करके रखो, पेमेंट बैंक से करो, कैश में नहीं कर सकते। सैलरी को बैंक से दो, कैश में नहीं दे सकते। और सबका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो सैलरी वेजेस का। ट्रांसपोर्टेशन के भी बिल लो सारे ट्रांसपोर्टर से, पैसा बैंक से दो, कैश में नहीं दे सकते। और इंटरेस्ट तो बैंक में जा ही रहा है। लेकिन सारी किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, अकाउंटिंग करवाओ, टैली वगैरह पे किसी सॉफ्टवेयर पर अकाउंटिंग करवाओ। तब तो ये जो फिगर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि 1 करोड़ रुपए की सेल है, 80 लाख की परचेज है, 15 लाख का खर्चा है और 5 लाख प्रॉफिट है, तब तो हम ये बात मानेंगे। अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अब इस बात को समझो। मतलब
सरकार ने कहा कि हम ये वाली बात आपकी नहीं मानेंगे। कौन सी वाली बात नहीं मानेंगे? कि इस तरह से हम आपको खर्चा अलाउ करने दें और आप 5 लाख रुपए खाली प्रॉफिट दिखाओ, ये बात आपकी नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे बात आती है तो सेक्शन 44 AD बीच में आता है और इसे कहते हैं प्रिजम्पटिव इनकम। मतलब अब सरकार कहती है कि आप ये सब झंझट में मत पड़ो, परचेज दिखाओ और फिर सारे खर्चे दिखाओ, सब कुछ मेंटेन करो। हम आपको एक स्कीम दे देते हैं, हम आपको एक स्कीम दे देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपकी सेल 1 करोड़ की है तो आप मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखा दो। और प्रॉफिट कौन सा है? ये नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस नहीं। और झंझट से मुक्ति पाओ। तो 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए होगा। आप 8 लाख का प्रॉफिट दिखाओ और आप झंझट से मुक्ति पाओ, झंझट से मुक्ति पाओ। लेकिन 8 लाख जैसे ही प्रॉफिट हम दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि ये 7 लाख से ज्यादा है, तो 1 लाख के ऊपर टैक्स आ जाएगा। क्योंकि 8 लाख रुपए 7 लाख से ज्यादा है तो फिर 1 लाख रुपए के अमाउंट पर टैक्स आ जाएगा, तो फिर टैक्स आ जाएगा। लेकिन क्या करें? सरकार ने कहा कि अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये वाली स्कीम ऑप्ट कर लो। इस स्कीम का फायदा क्या है? इस स्कीम का फायदा है नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो ऑडिट, कुछ नहीं कराना पड़ेगा आपको। कब तक? अप टू 2 करोड़ तक, अप टू 2 करोड़ तक। मतलब 2 करोड़ तक की आपकी सेल है तो आपको नहीं कराना पड़ेगा। अब हम 2 के आगे 3 करोड़ लिख देते हैं और अभी बताएंगे भी कि क्या है। और 8% के आगे 6% भी लिख देते हैं। ठीक है, 8 के आगे 6% भी लिख देते हैं और 2 करोड़ के आगे 3 करोड़ भी लिख देते हैं। मतलब कभी कभी लिमिट तो 2 करोड़ होगी, कभी कभी बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगी। कभी कभी प्रॉफिट 8% भी डिक्लेयर करना पड़ सकता है और घटा करके 6 भी करना पड़ सकता है।